नमस्कार जी। आज हम दीप जीएस फाउंडेशन में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, नगर पालिका। हालांकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जल्दी ही चुनाव होने वाला है नगर पालिका का। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ऐसी जरूरी सूचनाएं और जानकारियां आपको मुहैया कराएं जिससे आप एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बन सके। ये टॉपिक आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं न कहीं आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें हैं और कहीं न कहीं जो आपके शासन में भागीदारी है वो स्थानीय स्वशासन से ही संबंधित है। क्योंकि जितने भी योजनाएं हैं, जितनी भी सरकार की प्लानिंग है, वो ग्राउंड लेवल पे स्थानीय स्वशासन ही उसको नियंत्रित करता है। तो ऐसे में आपको ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने अधिकार को जाने समझें, नगर पालिकाओं से संबंधित उसके विषय को जानें, उनके क्या क्या अधिकार हैं और आपके क्या अधिकार हैं, उनका उत्तरदायित्व क्या है। इस प्रकार की सारी सूचनाएं आपके पास रहें, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो आज हम इन विषय पे चर्चा करेंगे कि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, संविधान के उपबंध क्या है, महत्व क्या है और समस्याएं क्या क्या आ रही है और किस प्रकार से आज नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार संलिग्न है, किस प्रकार से हमारे नगर का विकास नहीं हो पा रहा है, कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा हर वर्ष अरबों रुपए में, करोड़ों रुपए में बजट पास होने के बावजूद भी जमीनी स्तर पे कोई योजना नहीं दिख पाती है, या फिर एक ही योजना को क्रियान्वयन कराने के लिए अन्य अन्य तरीकों से भ्रष्टाचार उसमें संलिग्न होता है। तो इस पे हम डीपली चर्चा करेंगे, गहराई से चर्चा करेंगे और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। और हमारा विश्वास है कि आप पूरे लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आपको नगर पालिका के में वो जानकारियां मिलेंगी जो कहीं न कहीं आपको एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो नगर पालिका है 74वां संविधान संशोधन, जो 1992 में ये बिल को पास किया गया था और 1993 में ये राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद ये एक्ट बना था। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो नगर पालिका का संबंध स्थानीय स्वशासन से है। स्थानीय स्वशासन का मतलब कि लोकल जो गवर्निंग हो वो। तो ऐसा नहीं कि भारत में स्थानीय स्वशासन पहले नहीं था। रामायण काल में देख लीजिए, महाभारत काल में देख लीजिए, वैदिक काल में देख लीजिए, और यहां तक कि जो अकबर का काल था, मुगल काल था, उसमें भी स्थानीय स्वशासन अन्य अन्य नामों से चर्चा में था। और अगर आप जैसे कि हमारे पूरे देश में संविधान में कहीं न कहीं यूरोपीय पद्धतियों का या फिर अंग्रेजों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा प्रभाव है। तो अगर हम वहां से इन विषयों पर चर्चा करें, इन बातों पर चर्चा करें, तो अगर आप इन विषयों पर चर्चा करेंगे तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें गांव में जमींदारों को नियुक्ति की गई थी, दोहरी शासन पद्धति लाई गई थी। तो वहां पे भी एक अन्य नजरिए से और एक अन्य रूप में वहां पे भी आपको स्थानीय स्वशासन देखने को मिलेगा। हालांकि वो ब्रिटिश सरकार के प्रति, वहां के जो गांव के जमींदार थे वो ब्रिटिश सरकार के प्रति जिम्मेदार थे। 1882 में जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 1882 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्ट आया था, उसमें भी गांव में जो जमींदार को नियुक्ति की गई थी वो ब्रिटिश सरकार की जवाबदेही थी। तो कहीं न कहीं ये अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक रूप से हम 200 साल का हमारे पास अनुभव है, लेकिन आज इसको हमने संविधान में एक एक्ट की तरह जगह कैसे दी। और हमारा जब संविधान सभा में संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय के जो विचारक थे, जो नेता थे, वो किस प्रकार से इसको मूल संविधान में नहीं ला पाए, इसको नीति निर्देशक तत्वों में ही शामिल रख पाए, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम ये देखेंगे कि 1882 में एक लॉर्ड रिपन वायसराय भारत में आए, जिन्होंने 1886-87 में जिला बोर्ड की स्थापना की। जिला बोर्ड का स्थापना का मेन उद्देश्य ये था कि हम जिले का विकास करेंगे। हालांकि जिले का विकास का संबंध उनको भारत के विकास से नहीं था। वो जहां पे जैसे कि उनका मुंबई में उनका फैक्ट्री था, चेन्नई में फैक्ट्री था और मद्रास में फैक्ट्री था, तो जहां पे ये लोग रहते थे, यूरोपीय लोग जहां पे रहते थे, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना को विकास करने के लिए और अपने अनुकूल वहां की परिस्थिति, पर्यावरण को मेंटेन करने के लिए वो इस प्रकार की विकास की एक पद्धति लाए। तो उसको जिला बोर्ड स्थापना उन्होंने 1882 में किया। उसके बाद उसी के तर्क पे उन्हीं पे 1882 का जो 1886 का जिला बोर्ड स्थापना हुआ था, उसी आधार पे 3 नगर पालिका का गठन किया गया।
29 सितंबर को 3 नगरपालिका का गठन किया गया, मद्रास, चेन्नई और मुंबई। तो ये हो गया ब्रिटिश सरकार की बात। ब्रिटिश सरकार की बात हो गई कि ब्रिटिश सरकार में किस प्रकार से लॉर्ड रिपन द्वारा जो स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, किस प्रकार से नगरपालिका की उन्होंने नींव रखी। लेकिन अगर आप और हम ब्रिटिश अपने 1947 के बाद की चर्चा करेंगे तो 1947 में 2 अक्टूबर 1952 में स्थानीय स्वशासन के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की गई, जिला विकास बोर्ड की स्थापना की गई। और ये कुछ कुछ जगहों पे, जैसे कि कुछ कुछ जगहों पे स्थानीय स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों का गठन और इस प्रकार से विकास करने में अपना योगदान देने के लिए, लेकिन हालांकि ये असफल रहा। और कहीं न कहीं समय की मांग ये हो रही थी कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया जाए और मजबूत करने के साथ साथ उनको कौन से अधिकार दिया जाए, किस प्रकार से उनको शक्तियां दिया जाए कि लोकतंत्र में जन की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो ऐसे में मतलब कि सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, इस प्रकार से समितियों का गठन किया गया कि ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि हम स्थानीय स्वशासन को किस प्रकार से शक्तियां हस्तांतरण करें कि वो अपना शासन स्वयं करें और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं को मजबूत करें। समितियां अपनी अपनी अलग रिपोर्ट देती गई। उसी प्रकार से अगर संविधान में इनको एक्ट की बात हो तो इसकी पहली शुरुआत करते हैं हमारे राजीव गांधी जी 65वां संविधान संशोधन के द्वारा। 65वां संविधान संशोधन 1989 में इन्होंने इस प्रक्रिया को राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास हुआ, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया। तो ये जो बिल था वो एक्ट नहीं बन पाया। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नरसिम्हा राव, जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे 1992 में, इन्होंने स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण प्रशासन के लिए, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, और 74वां संविधान संशोधन शहरी, उसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के लिए। और इसको संविधान में भाग 9A में जगह दिया गया है और 12वीं अनुसूची में आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243G तक इसको जगह दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि आप संविधान में किस प्रकार से क्या परिभाषाएं हैं, नगर पालिका की क्या परिभाषाएं, किस प्रकार से उसकी व्यवस्थाएं करनी है। हम अगली वीडियो में ग्राम पंचायत को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम अभी सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है। हालांकि अब हम ये देखते हैं कि व्यवस्था, यहाँ पे शासन व्यवस्था किस प्रकार से है। अगर हम भारत की चर्चा करेंगे तो भारत में एक सेंट्रल लेवल पे केंद्र सरकार है, उसके बाद राज्य सरकार है, उसके बाद स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन 2 तरीके से होता है, ग्रामीण होता है, एक शहरी होता है। ग्रामीण में होता है ग्राम पंचायत जो छोटे होते हैं, उसके बाद पंचायत समिति होता है जो ब्लॉक स्तर पे होते हैं, और तीसरा होता है जिला परिषद। ये है आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत। और 74वां संविधान संशोधन जो शहरी स्वशासन है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आपका आता है नगर पंचायत। नगर पंचायत देखिए वो होता है जो गांव से शहर के रूप में परिवर्तित हो रहा है, छोटा सा एरिया। जैसे आप अगर नगर पंचायत की बात करेंगे तो नगर पंचायत को हम ये मान सकते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में है तो बिलरियागंज हो गया, आपका अजमतगढ़ हो गया, लालगंज हो गया। तो ये सब जो एरिया है वो नगर पंचायत में आएंगे। नगर पालिका में आप क्या आएंगे, नगर पालिका में आप क्या आएंगे, जीएनपुर आ जाएंगे, ये आजमगढ़ सारा आ जाएंगे। तो ये सब नगर पालिका में आते हैं। और नगर पालिका जो छोटे नगरीय क्षेत्र होते हैं, जो जिले के छोटे नगरीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे नगर पालिका होता है। और नगर निगम जो बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं वहां पे नगर निगम होता है। और वर्तमान में भारत में 17 नगर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। और नगर निगम बनने के लिए पहली शर्त ये होती है कि आबादी उस क्षेत्र की कम से कम 10 लाख से अधिक हो। जैसे कि लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, शाहजहांपुर हो गया, आगरा हो गया, ये सब नगर निगम है। तो आप ये हम समझ गए कि नगर निगम क्या होता है और नगर पालिका क्या होता है, नगर पंचायत क्या होता है, ये समझ गए हमने। अगर हम संवैधानिक उपबंध की बात करें तो
भारत के संविधान में इसको 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको भाग 9A के 12वीं अनुसूची के आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 तक रखा गया है। तो अगर हम ये बात करेंगे, अगर ये देखिए हमने ये संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं उसके तहत हमने यहाँ पे लिख लिया है, और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप अपना कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में ये कभी कभी पूछा जाता है। और एग्जाम में पूछने के अलावा यदि किसी प्रकार से कोई संशोधन होता है या फिर कोई अधिसूचना जारी करती है सरकार, तो उन अधिसूचनाओं में इन आर्टिकल का जिक्र होता है कि किन आर्टिकल के तहत इन समिति का या फिर इस वार्ड का या फिर इसमें ये परिवर्तन किया गया। तो ऐसे में आपको वो आर्टिकल आना बहुत जरूरी है कि जिससे आप ये समझ सके कि सरकार ने जो कार्य किया है वो संवैधानिक है कि नहीं है। तो अगर हम 243 की बात करें तो परिभाषा है, परिभाषा में ये बताया गया कि समिति क्या होगा, जिला क्या होगा, नगर क्या होगा, इसमें परिभाषा बताया गया। 243 में नगर पालिका का गठन बताया गया कि हाँ एक स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था रहेगी और वहां पर नगर पालिका का गठन होगा। म्युनिसिपलिटी और नगर पालिका कहाँ होगा, नगर निगम कहाँ होगा, नगर परिषद कहाँ होगा, इस प्रकार से बताई गई है। उसके बाद नगर पालिका की संरचना बताई गई। नगर पालिका की संरचना में जो जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है, ये वार्ड रहेगा, ये समिति रहेगी, इस प्रकार से यहाँ पे नगर पालिका रहेगी। तो ये नगर पालिका समिति, वार्ड समिति जैसे जो एक बहुत बड़ा नगर है उसमें छोटे छोटे वार्डों में बना होता है, जहां पे सभासद या फिर पार्षद का चुनाव होता है, उसी को कहते हैं वार्ड समिति। उसके बाद 243 आरक्षण, 243 आरक्षण मतलब कि जो स्थानीय स्वशासन होगा, नगर पालिका होगा, चाहे ग्राम पंचायत होगा, उसमें किस प्रकार से आरक्षण होगा। क्योंकि आरक्षण का मतलब आर्थिक से नहीं, आरक्षण का मतलब राजनीतिक प्रतिनिधित्व से है। तो ऐसे में आरक्षण 1/3 मतलब 1/3 है, 33% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया। महिलाओं के लिए आरक्षण इसलिए किया गया कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, और SC ST को जनसंख्या के आधार पर और OBC को जो पिछड़ा वर्ग है उनको राज्य विधानमंडल की जो निर्देशित करेगी उन्हीं के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। तो आरक्षण के बारे में हम समझ लिए। तीसरी, उसके बाद समझेंगे 243 यू कार्यकाल कि मतलब कि जो पूरे भारत में नगर पालिका की या स्थानीय स्वशासन में की जो अवधि होगी वो 5 वर्ष होगी, और यदि इस बीच में उस नगर पालिका का विघटन होता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है या अपनी त्याग पत्र दे देते हैं तो 6 महीने के भीतर वो चुनाव कराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद 243 योग्यता न्यूनतम 21 वर्ष, यानी कि जो इसके प्रतिनिधि होंगे उनके चुनाव के लिए कम से कम 21 वर्ष न्यूनतम है। और अन्य राज्य अपने अपने, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे कुछ स्थानों पे 25 वर्ष भी निर्धारित किए गए हैं। तो ये हो। उसके बाद 243 डब्ल्यू शक्ति उत्तरदायित्व, यानी कि शक्ति उत्तरदायित्व की जो स्थानीय स्वशासन है, जो नगर पालिका है, उसको क्या क्या शक्तियां मिली हैं, उनको उसका और उनका उत्तरदायित्व क्या है समाज के प्रति, देश के प्रति और उस संविधान के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व है। इनको 18 विषय हस्तांतरित किए गए हैं नगर पालिका में, जिसमें से कुछ विषय को हम हल्के से समझ लेते हैं, जैसे कि मृत्यु और जन्म रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पार्कों की साफ सफाई, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, पुल बनवाना, सड़क बनवाना, नाली बनवाना, ठीक है, और जल का व्यवस्था करना, ठीक है, जो शव जलता है या दफनाया जाता है उसकी व्यवस्थाएं करना। तो इस प्रकार से टोटल 18 विषय इनको राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की गए कि आप इन विषयों पे कार्य कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं 243 एक्स, इसमें टैक्स की बात करते हैं, जैसे कि होम टैक्स हो गया, पानी टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये जो नगर पालिका टैक्स लगाते हैं तो इनको टैक्स की छूट दी गई है कि आप किन प्रकार से अपने वित्त का, आप किस प्रकार से वित्त इकट्ठा कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, क्या क्या आपको अधिकार है। जैसे कि अगर मान लीजिए ग्राम पंचायतों की बात करें तो जो स्थानीय स्वशासन पे जो मेले लगते हैं या फिर नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार का आयोजन कराया जाता है, तो जो वहां पे टैक्स वगैरह लिया जाता है तो ये इनको छूट है। पहले आप जानते होंगे कि अब तो ये चीजें बंद हो गई हैं, लेकिन पहले चुंगी का एक व्यवस्था रहता था कि जो चुंगी लगती थी, गाड़ियां पास होती थी, तो वो भी एक स्थानीय स्वशासन के द्वारा ही इसको नियंत्रण किया जाता था।
हालांकि उसमें जो वित्त होता था राज्य और स्थानीय स्वशासन में डिवाइड होता था, वो राज्य विधानमंडल के राज्य विधानसभा के निर्देशानुसार उनको मिलता था। लेकिन चुंगी भी आप इसको देख सकते हैं कि टैक्स की तरह था। उसके बाद 243 वित्त आयोग का गठन होगा, जो राज्यपाल द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि वित्त आयोग क्या हो गठन होगा। उसके बाद 243 जेड ऑडिट, यानी कि परिलेखा। इसमें क्या है कि क्या क्या कार्य हो रहे हैं, ठीक है, किन प्रकार से कार्य हो रहे हैं, कितने फंड का प्रयोग हुआ, कौन सी योजनाओं को, तो उसका ऑडिट होगा, लेखा होगा, ठीक है। तो 243 जेड में ये बताएगा। इसके बाद 243 जेड ए निर्वाचन कि जो स्थानीय स्वशासन है जिसमें नगर पालिकाएं हैं, जो वार्ड समितियां, वार्ड मेंबर हैं, उनका चुनाव कैसे होगा। तो इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगी और ये राज्य के विधानमंडल या विधानसभा द्वारा, इसको सरकार द्वारा इसको नियंत्रण किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 243 जेड बी संघ क्षेत्र कि जो स्थानीय स्वशासन है, नगर पालिका है, इसको केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। उसके बाद 243 जेड सी कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। इसका मतलब यह है कि जैसे कि मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, जो ये हमारे जो नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, तो यहाँ पे या फिर जो जनजाति ऐसे क्षेत्र हैं, वहां पे हम ये स्थानीय से ये नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत के स्थानीय स्वशासन को हम लागू नहीं करेंगे या फिर लागू करेंगे कुछ संशोधनों के पश्चात लागू करेंगे। उसका कारण ये है कि जो जनजाति क्षेत्र है वहां पे शासन पद्धति जो है उनकी संस्कृति का एक हिस्सा होता है। तो ऐसा भी उस समय की सिचुएशन थी या फिर ऐसा भी सिचुएशन है कि अगर हम वहां पे अपना मतलब कि शासन व्यवस्था को उसमें डालें तो कहीं न कहीं उनकी संस्कृति को हम ठेस न पहुंचाएं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब तक लोग उसके प्रति अवेयर न हो जाए, जागरूक न हो जाए, तब तक हम कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं करेंगे। उसके बाद 243 जेड जिला योजना के लिए समिति कि जो जिले का विकास होगा उसके लिए क्या क्या योजनाएं होंगी, योजनाओं की एक समिति होगी। उसके बाद 243 जेड की महानगर योजना के लिए समिति। महानगर जैसे कि लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, तो इस प्रकार से जो महानगर हैं वहां पे जो म्यूनिसिपैलिटी है वो किस प्रकार से योजनाओं का गठन करके, योजनाओं का निर्माण करके किस प्रकार से विकास करेंगी। उसके बाद 243 जेड एफ विद्यमान विधियों द्वारा नगर पालिका का बने रहना। जैसे कि जब 74वां संविधान संशोधन 1993 में लागू किया गया तो उसके पहले भी तो स्थानीय स्वशासन के लिए अनेक मॉडल रहे होंगे। तो उसको बनाए रखने के लिए, बनाए रखने का सेंस मतलब है कि जब तक वो पूर्ण रूप से इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तब तक 1 साल तक, 1.5 साल तक जो पूर्व की विधियां हैं उसी अनुसार शासन व्यवस्थाएं चलाई जाएंगी। तो इसका मतलब यह है 243 जेड जी। 243 जेड जी मतलब यदि निर्वाचन में किसी प्रकार की समस्या होती है या फिर कोई दिक्कत होती है तो उसको न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है, क्योंकि अगर बार बार न्यायालय का हस्तक्षेप होगा तो स्थानीय स्वशासन मजबूत नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे चुनावी प्रक्रिया में गलत आरोप भी लगते हैं, गलत धांधलियां होती हैं। तो इस प्रकार से न्यायालय बार बार हस्तक्षेप करता रहेगा तो स्टे होता रहेगा, तो स्थानीय स्वशासन मजबूत नहीं हो पाएगा। तो ये हम संवैधानिक उपबंध तो समझ लिए। अब अगर हम ये बात करेंगे कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे लीडर थे, महात्मा गांधी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए और भीमराव अंबेडकर हो गए, तो वो इन सब के पक्ष में किस प्रकार थे, किस प्रकार नहीं थे। तो अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, ये लोग ये मानते थे कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया जाए, स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया जाए। उसका कारण ये था कि ये मानते थे कि जनता की भागीदारी ही जनता के ऊपर शासन को सुनिश्चित करती है और जनता के लिए क्या आवश्यक है ये जनता स्वयं तय करे। ये बिल्कुल सही था कि ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन उस समय 1947 जब हमारा देश आजाद हो रहा है तो किन किन समस्याएं थी, किस प्रकार से लोग डरे हुए थे और भीमराव अंबेडकर जी का इसके पीछे तर्क क्या था। तो भीमराव अंबेडकर का तर्क ये था और उनका तर्क आज कितनी प्रासंगिकता है आप इसको जरा गहराई समझिएगा। उनका मानना यह था कि ठीक है, गांव हो गया या फिर नगर पालिका हो गया, स्थानीय स्वशासन लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। वो खुद तय करे कि उनके ऊपर शासन कौन करेगा। लेकिन आप खुद सोचिए, जिस देश में जातिवाद चरम स्तर पे हो, जो देश पुरुष प्रधान देश हो, वहां पे सभी को प्रतिनिधित्व करने का मौका कैसे मिल सकता है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि गांव में कोई एक वर्ग विशेष या फिर कोई एक परिवार अप्रत्यक्ष रूप से गांव को नियंत्रण करता है।
जातिवाद चरम स्तर पे है। तो भीमराव अंबेडकर का डर ये था कि जो उनकी एक लड़ाई थी वंचितों को, शोषितों को न्याय दिलाने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए, तो अगर इस प्रकार से शासन व्यवस्था में उनको संवैधानिक भागीदारी अगर सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा, और उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि लोग अपने अधिकार के प्रति इतने जागरूक नहीं थे, तो ऐसे में जिस दलदल से वो निकालना चाहते थे उन पिछड़ों को, वंचितों को, कि जिससे उनको प्रतिनिधि करने का मौका मिले, तो ऐसे में गांव के जो उच्च वर्ग के लोग हैं या फिर जो शोषण करते थे वो ही उनके ऊपर अधिकार जमाने लगेंगे। तो उनको यह डर था कि कहीं न कहीं एक पुरुष प्रधान देश महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना करे, एक कहीं न कहीं जो वंचित वर्ग है उनके ऊपर शासन न करे, तो इसलिए वो उनके पक्ष में नहीं थे। ये तो हम लोग समझ गए कि हमारे संविधान सभा में किस प्रकार से, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा विवाद था, इसलिए इसको नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 के तहत, जो आपके आर्टिकल 40 है, इसमें यह निर्देशित किया गया है कि स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायतों का गठन होगा। तो इसलिए उसमें इसलिए डाल दिया गया था कि भविष्य में जब देश अपने सही समय समझे तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू करें। इसलिए 1992-93 में जब परिस्थितियां भारत के अनुकूल थी, जाति व्यवस्थाएं को या फिर जो पुरुष प्रधान समाज है उसको जब हम परिवर्तन कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो उसमें ये व्यवस्थाएं लागू करना बहुत फायदेमंद हुआ। और आज के समय में स्थानीय स्वशासन ही देश की वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो ये तो हम समझ गए। अगर उसके बाद अगर हम ये भ्रष्टाचार की बात, चुनौतियों की बात करें, तो चुनौतियां आज के समय में नगर पालिका के पास क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती नगर पालिका में यह है कि इनके पास फंड नहीं है, इनके पास पैसे नहीं। जब पैसे नहीं रहेंगे तो किस प्रकार से ये विकास करेंगे अपने नगर पालिकाओं में, किस प्रकार से लोगों को सैलरी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे डेवलपमेंट करेंगे, तो ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि आज के समय में अगर सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहीं है तो वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नगर पालिका और स्थानीय स्वशासनों में होता है। क्योंकि अब देखिए, एक भ्रष्टाचार आपको एक में अन्य तरीके से दिखता है। पहली चीज क्या है कि योजनाओं का समन्वय नहीं होता है, जो अन्य विभाग है उनका समन्वय नहीं होता है। तो ऐसे में आप देखेंगे, आप किसी भी शहर, मोहल्ले या गली में चले जाइए, एक ही रोड को बनाने के लिए पहले उसमें जो परिवहन, जो पहले सड़क निर्माण करने वाली जो विभाग है उसको पहले सड़क बनाएगी, फिर उसमें नाली बनेगा, सड़क बनने के बाद नाली बनेगा, फिर उसके बाद सड़क बनेगा, फिर उसके बाद गैस की पाइप डलेगी। तो ऐसे में एक ही कार्य को करने के लिए अन्य विभागों द्वारा एक ही कार्य को करने के लिए भ्रष्टाचार करते रहते, एक ही कार्य को कई तरीके से कई बार कराते हैं। एक तो ये हो गया कि जब विभागों का समन्वय नहीं होगा, एक ग्राउंड लेवल पे एक रिपोर्ट तैयार होकर के नहीं जाएगी जिसमें एक मास्टर प्लानिंग हो, तो ऐसे में एक ही कार्य करने के लिए अन्य तरीके से उसको कराया जाएगा। और ये सबसे अधिक ये भ्रष्टाचार ग्राम पंचायतों में होता है, मनरेगा के में। मनरेगा में क्या होता है कि एक ही गड्ढे को इस टाइम खुदवाया जाएगा जिस टाइम पे वो बारिश होने वाली हो। बारिश होने के बाद पानी भर जाएगा, पुनः उसको पानी को निकलवाने के लिए उतने मजदूर लगवाने पड़ेंगे और फिर पुनः उसको सही कराने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जब उसको कोई नियंत्रण नहीं करता, मॉनिटरिंग नहीं करता उस योजनाओं का, तो इस प्रकार से जो ग्राम प्रधान होते हैं या फिर नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं या वार्ड मेंबर होते हैं, तो इस प्रकार से ठेकेदारों से मिलकर या फिर वहां के जो ऑफिसर होते हैं उनको मिलकर इस प्रकार से करप्शन करते रहते हैं। और एक करप्शन सबसे ज्यादा ये आया है कि अगर आप ये देखेंगे कि हर जिले में या गांव में, मोहल्ले में एक अप्रत्यक्ष रूप से समाज सेवी संस्था आपको मिल जाएगी। अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, असल में आज के समय में वो समाज सेवी संस्थाएं कहीं फेसबुकिया संस्थाएं वो, या फिर सोशल मीडिया पर स्वयं कोई नाम कमाने के लिए है, या वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी पार्टी के बी या फिर एक एजेंट होते हैं। अब इनके द्वारा देखिए किस प्रकार से काम किया जाता है। ये अपने द्वारा लाश दहन करेंगे, ठीक है, या फिर किसी प्रतिमा की साफ सफाई करेंगे, पार्क की साफ सफाई करेंगे। अब देखिए वहां पे करप्शन कैसे होता है। तो अगर कोई संस्था या समाज सेवी संस्था कोई मूर्ति की, प्रतिमा की या फिर किसी भी पार्क की, स्थल की साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई करने के पश्चात वो अपना नाम कमाने के लिए सोशल मीडिया, फेसबुक पे डाल देते हैं। लेकिन नगर पालिका क्या करती है, आप ध्यान दीजिए, नगर पालिका उस पर यह करती है कि जो 18 विषय उनको मिले हैं, सरकार को, जो स्थानीय स्वशासन को 18 विषय मिले हैं नगर पालिका में कार्य करने के लिए,
तो उसमें तो वो भी तो विषय शामिल है कि पार्क की साफ सफाई करना, मूर्तियों की साफ सफाई करना, और फिर जो मलेरिया से संबंधित धुएं छिड़काना, ये सब तो उनको मिले हैं। तो ऐसे में काम करती है समाज सेवी संस्थाएं, और ऑडिट में, लेखा में नगर पालिका अपना कार्य दिखाती है। तो ऐसे में क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों का श्रेय तो समाज सेवी संस्थाएं लेती हैं, लेकिन आर्थिक लाभ और राजनीतिक लाभ उसका नगर पालिका अध्यक्ष और या फिर ग्राम पंचायत या फिर ग्राम प्रधान लेते हैं। तो इस प्रकार से बड़े स्तर पे हर जगह करप्शन चल रहा है। तो ऐसे में हमें और आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें और आपको यह करना चाहिए कि अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको PIL दायर करना चाहिए कि आपके ग्राम सभा में या फिर आपके नगर पालिका में, वार्ड समिति में जो योजनाएं चल रही हैं या फिर जो कार्य चल रहे हैं, और जो समितियों द्वारा जो सफाई से हो गया, अन्य योजनाओं को जमीनी पे लाया जा रहा है, तो इसमें कितना बजट है, कितना समय है, PIL दायर करके विभाग से आप सवाल जवाब करते रहें। तो ऐसे में आप प्रत्यक्ष रूप से उन पे नियंत्रण कर पाएंगे, और जो इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है उसको आप रोक पाएंगे। तो ये तो हो गया, हमने भ्रष्टाचार को समझा। अब इसमें अगर हम समाधान की बात करेंगे, तो समाधान का सबसे अच्छा तरीका है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, एक ये मास्टर प्लान तैयार करें। मास्टर प्लान तैयार करने के बाद स्थानीय स्वशासन को, नगर पालिका हो गया चाहे ग्राम पंचायत हो गया, उसको ग्राउंड लेवल पर उस योजना को लागू करने के लिए वो एक जो मास्टर प्लान का जो सेंटर है वो स्थानीय स्वशासन को ही बनाए, और ज्यादा फंड नगर पालिकाओं को दें कि नगर पालिका अपने स्तर पे विकास करती रहे। ठीक है। उसके बाद आज के समय में जो नगर पालिकाएं हैं उनका मेन काम होता है सड़क निर्माण करना, पुल निर्माण करना या फिर नाला निर्माण करना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि पर्यावरणीय विकास पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि चलने के लिए ये रोड बना रहे हैं, गाड़ी घोड़े चलने के लिए रोड बना रहे हैं, लेकिन क्या साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उनका पर्यावरणीय विकास से ज्यादा मतलब नहीं है। आज के समय में वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका समाधान ये है कि उत्तर प्रदेश को या फिर भारत केंद्र सरकार को समावेशी विकास के लिए एक ऐसी योजनाएं लाना चाहिए जिसमें सारे विभागों का समन्वय हो, सारी योजनाओं का समन्वय हो, और उसका ग्राउंड लेवल पे उसकी शुरुआत करें, ना कि सेंट्रल लेवल से। ग्राउंड लेवल पे अगर शुरुआत करेंगे और कम से कम एक ऐसी समितियों का गठन करें जिसमें वहां के स्थानीय लोग, जो जागरूक स्थानीय लोग हैं, उसमें उनका उपस्थिति हो, जिससे वो अप्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका अध्यक्ष या वार्ड मेंबर या फिर ग्राम पंचायतों पे नियंत्रण कर सके। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है। अगर आगे की राह में अगर हम चर्चा करें कि आगे राह क्या है, तो ऐसे में क्या है कि अगर चुनाव होने वाला है तो चुनाव में सरकार को अब वो समय आ गया है कि धीरे धीरे ये प्रक्रिया बदले कि कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स करें कि चुनाव लड़ने के लिए जिस प्रकार से उम्र की जरूरत होती है, आपको जो न्यूनतम योग्यता है वो, उसमें कहीं न कहीं अब धीरे धीरे शुरुआत करें कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका को चुनाव में कम से कम हाई स्कूल पास, इंटर पास या ग्रेजुएट जो विधानमंडल को या विधानसभा को समझ में आए उसे निर्देशित करें, क्योंकि अब समय आ गया है कि देश एक परिवर्तन की स्थिति में है और ये एक अच्छा समाज निर्माण करने के लिए जागरूक और जिम्मेदार लोगों को ही प्रतिनिधि करने का मौका मिल सके, जिससे राजनीति का अपराधीकरण होने से बच सके। हमने आज नगर पालिकाएं के लगभग सभी विषयों को चर्चा किया, संविधान से लेकर महत्व को लेकर, और उसको इससे संबंधित अगर आपको PDF चाहिए जिसमें आप 18 विषयों को जान सके कि वो 18 विषय क्या है, कि कौन कौन सा शक्ति है, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9616401222। दीप GS फाउंडेशन अपनी ऑफलाइन बैच 15 जनवरी से स्टार्ट कर रही है। जिन भी विद्यार्थियों को या जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।